हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जितने भी आज के हमारे एमसीक्यूज़ होंगे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों को टाइम नहीं है हार्डली ये वीडियोस देखें। इसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, और कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में पूछ लिया गया ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली कर भी सकते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सीरियसली लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं। और पूछा गया था इसमें सिनकोना जो पौधा होता है वो किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। बेसिकली कुनैन हम यूज़ करते हैं मलेरिया के इलाज के लिए। मलेरिया जो आपको याद होगा, जो हमारे पास मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, एनाफिलीज मलेरिया रोग के लिए ध्यान रखिएगा। नेचुरल तरीके से हम तने की छाल को यूज़ करते हैं, बार्क ऑफ द स्टेम। इसको यूज़ किया जाता है मलेरिया के इस ट्रीटमेंट के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, क्लोरोक्विनेन, ये कुछ आपके पास दवाइयाँ होती हैं जो इलाज के लिए काम आती हैं आपके मलेरिया के इलाज में। ये जो दवाई हैं वो काम आती हैं। तो मादा एनाफिलीज आप याद रखिएगा मलेरिया के लिए, अक्सर डेंगू के लिए पूछा जाता है। तो आपको जो एडीज मच्छर होता है ये आपका काम आता है, या इससे आपके पास क्या होता है, डेंगू हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पोलियो विषाणु आपका कैसे प्रवेश करता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पोलियो किससे होने वाला रोग है। तो सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन बनता है, यानी मैं कह सकता हूँ विषाणु से होने वाला ये रोग है। दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है पोलियो के जो टीका था वो किसने बनाया था, वो बनाया था जॉन साल्क ने। तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो विषाणु है वो कैसे शरीर में प्रवेश करता है, तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा थर्ड कि भैया अगर आपके पास दूषित भोजन है और जल है तो इनसे आपको ये रोग हो सकता है। ठीक है, यानी जो वायरस है वो वायरस आपके बॉडी में एंटर हो सकता है। फिर आपको पता होगा पोलियो से क्या चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, देखिए जैसे मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ सो दैट कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी थोड़ा समय सेव हो पाए। लेकिन आप जो है इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ग्रीन मफलर अगर आप पहले आपके दिमाग में आएगा तो आप सोचेंगे यार ये पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये पॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म नहीं है। ये आपके पास होता है नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। ग्रीन मफलर मफलर डायरेक्टली जैसे आपसे कान में आप लगवा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो नॉइस की इंटेंसिटी है या ध्वनि प्रदूषण आप जिसे कह सकते हैं तो थोड़ी कम हो सकती है। तो यहाँ पे इसमें हुआ क्या था कि आपके जो देखा होगा आपने आज रोड साइड में आपके पास जैसे रोड होते हैं, रोड के बीचेस में या फिर उसके किनारे आप पेड़ पौधों को लगाते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत लगवाया गया था, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आई थी। तो ध्यान रखना आपको ग्रीन मफलर आपका नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, विटामिन सी के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन सी भाई अगर इन इस ऑप्शन में देखेंगे तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है संतरा में। और अगर इससे भी ज़्यादा की हम बात करें तो विटामिन सी का जो रिच सोर्स होता है वो होता है आपके पास आंवला। विटामिन सी से होने वाला रोग आपके पास है स्कर्वी। तो ये दो तीन चीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका रासायनिक नाम आपको एज अ होमवर्क मान के चलिए। रासायनिक नाम आपको ए से लेकर बी सी डी इनके सभी के रासायनिक नाम आप देख लीजिएगा। विटामिन ई के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इजी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वेश्चन टफ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वेश्चन इजी है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए इजी चीज़ भी टफ हो जाती है, और जिनको आता है उनके लिए टफ चीज़ भी इजी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लें और कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि यार 15-20 मिनट के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन हो वो ऑथेंटिकेटेड हो और एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हो, सो दैट कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो कैथ लैब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो कैथ लैब होती है आपकी वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में। कार्डियोलॉजी जो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट भी बेसिकली कहा जाता है। और यहाँ पे बेसिकली ये एक लैब होती है जहाँ पे आपके पास जैसे आपके वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं यानी धमनी स्राएँ, या हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह रखा जाता है जहाँ पे उन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जा सके, देखा जा सके। आगे बढ़ेंगे। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या कौन करता है। आप लोग जानते होंगे कि बिग बैंग जो है भैया एक ऑथेंटिकेटेड, तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन हाँ ऑथेंटिकेटेड ही मान के चलिए, क्योंकि हमारे पास बिग बैंग से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन उन सभी थ्योरीज में यानी ब्रह्मांड कैसे हुआ है, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज हैं। लेकिन बिग बैंग की मैं बात करूँ तो बिग बैंग एक ऐसी थ्योरी है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि यार एक जो पूरा ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, वो एक पी के दाने के अंदर था, यानी मटर के दाने के समान था पूरा यूनिवर्स, और उसमें एक विस्फोट होता है
ठीक। और उस विस्फोट के साथ ही आपका यूनिवर्स बनता है, और आज भी यूनिवर्स जो है एक्सपैंड होता जा रहा है, एक्सपैंड मतलब बढ़ता चला जा रहा है। चलिए वेल, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जाता है इसे, इसमें आपका कोई भी जो व्यक्ति होता है वो को नींद में चलने की प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया किसके कारण होता है, तो सीसी फ्लाई, ये एक मक्खी होती है, इसके काटने से ये रोग आपके पास हो जाता है। सीसी ध्यान रखिएगा। एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सैंड फ्लाई, जिसे बोला जाता है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी, इसके काटने से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसे ध्यान रखना है आपको, कालाजार। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों मक्खियां हैं, इनसे होने वाले रोग आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, देखिए हर एक क्वेश्चन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ा हो, हाँ ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, कि आप सोच पाते हैं अच्छे से कि नहीं सोच पाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता। समुद्री जीव का मतलब है भैया ऐसे जीव जिनमें थोड़ा जीवन है, थोड़ा मतलब जीवन है जिनमें, और आप इनसे रिलेटेड निकाल सकते थे। बायोटेक का मतलब क्या होता है, जिनमें जीवन होता है। बायोटिक बोलते हैं ना, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक। तो वहीं से आप इसको समझ सकते थे कि यार जो बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, इस परिघटना को बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती है। जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के चलते यहाँ पे एक प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे शीत प्रकाश भी बोला जाता है, क्योंकि 20% से नीचे जब शीत होता है, यानी ठंडा जब होता है, तो उसमें ऐसी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। अगर मैं बात करूं फास्फोरेसेंस की, तो इसमें बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको हिट किया जाता है, और उनसे बेसिकली एक एनर्जी इमिट होती है, या मैं कह सकता हूं एक प्रकाश इमिट होता है, तो उसे बोला जाता है फास्फोरेसेंस। और यहाँ पे भी जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको अक्सर पता होगा कि विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार जो ओजोन दिवस मनाया गया था वो 1995 में मनाया गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर साथ ही साथ में कि एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कब हुआ था, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन जिसे हम नाम देते हैं, उसमें साथ ही 45 कुछ देश थे, और यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसमें साइन किया गया था कि भाई हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है। वियना कन्वेंशन भी हुआ था, जहाँ पे पहली बार ये रखा गया था कि यार जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें कुछ होल्स हो रहे हैं, और हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। फिर 1987 में इस टाइप से हमारा ये ट्रीटी हुई थी, 1989 में ये प्रभावी हुई थी, और 1995 16 सितंबर में आपका ओजोन डे था, वो पूरे विश्व में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा एक विश्व विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। अब इसमें दो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि जो पारिस्थितिकी शब्द है वो किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द, तो ये दिया था आपके हैकल साहब ने। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी जो इकोसिस्टम होता है, तो वो किसने दिया था। देखिए जब भी तंत्र की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टांस लेगा, कि भैया टांसले ने क्या दिया था, सिस्टम दिया था। इको सिस्टम, इकोलॉजी सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि भैया जो विशालतम तंत्र है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो समुद्र होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भैया 70% आपके पास क्या है, वाटर ही है। और इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, पारिस्थितिकी किसे बोला जाता है, पारिस्थितिकी बोला जाता है बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके बीच में संबंध। जैविक मतलब जिनमें जीवन है, अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है। जैविक मतलब जिसमें आपके पशु आ सकते हैं, मनुष्य आ सकता है, पेड़ पौधे आ सकते हैं। अजैविक में आपके पास आ सकता है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, आपका एयर, मतलब ये सारी चीज़ें जिनमें आपके पास जीवन नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, यानी आपके पास ऊष्मा या ताप आप बोलो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन को इफेक्ट करता है। ह्यूमन बोले तो जो आपके जैविक घटक होते हैं, ऐसे आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं आपकी किसी पारिस्थितिकी के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस है, पारिस्थितिकी में आपका कंप्लीट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर जो आएगा समुद्र आएगा, क्योंकि समुद्र में हमारे पास बहुत सारे जीव जंतु होती हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, अंतर संबंध बेसिकली हम जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो होगा आपके पास कौन सा होने वाला है, समुद्र होने वाला है।
साथ ही साथ में बाकी आप देखेंगे इसके बाद आपका फॉरेस्ट का नंबर आएगा, बाकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं मतलब उनका नंबर आ सकता है। पारिस्थितिकी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सी के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मीथेन गैस जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे CH4, इसका जो फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ पे आप ध्यान देना, धान का जो खेत होता है, पैडी जो फील्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका जो देखिए, ये आपके पास हरित गैस भी होती है, ग्रीन हाउस गैस जिसे बोला जाता है, हरित गैस। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो आपका CH4 होता है। बाकी ये आपके पास जो डंक होता है, ठीक है, गोबर आप जिसे कह सकते हैं, इसमें भी आपका CH4 मिलता है। बाकी जो माइंस होती हैं, कोल माइंस बेसिकली जो होती हैं, आपके पास कोयले की खदानें, वहाँ भी आपके जो है CH4 जो है रिलीज होती है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। CH4 ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी डंक वाला काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अक्सर पता नहीं होता कि धान के खेत से भी आपका CH4 रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीरी स्थित है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। नीरी आपका नागपुर में है। तो बेसिकली नीरी का काम क्या होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट का बेसिकली इनका काम होता है, सीवेज वाटर वगैरह जो होता है वो भी इसमें ट्रीटमेंट का यहाँ पे नीरी का काम होता है। नीरी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। नीरी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो है इसका जो है पूरा नाम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नीरी कहाँ पे आपके पास, नागपुर में है। आगे बढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? अब ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क बस आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कहाँ पे है, आपका लखनऊ में। आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसलिए पारित किया गया था क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 1984 में, अगर आपने सुना है, एक फर्टिलाइजर कंपनी थी भोपाल त्रासदी भी बेसिकली हम जिसे कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे आपका मीथेन आइसोसाइनाइड इसका वहाँ पे रिसाव हो गया था। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं, मृत्यु कई लोगों की हो गई थी। इसको देखते हुए यहाँ पे एक कार्बाइड बेसिकली कंपनी थी, ठीक है ना, फर्टिलाइजर कंपनी जिसे कहते हैं, और वहाँ पे एक मीथेन आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था और जिसके कारण काफ़ी लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। इसलिए यहाँ पे ये वाला जो है प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1986 में। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, मीथेन आइसोसाइनाइड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भोपाल त्रासदी बेसिकली उसे कहते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मुझे लगता नहीं है किसी को पता होगा, नहीं पता हो, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। 1936 पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय पार्क था। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 1957 में ये आपका जो है कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से ये जाना जाता है। बाकी आपको पता होगा यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके पास कहाँ पे, यूपी वगैरह में ये हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के प्रदूषक होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी और एक होता है अपने पास सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो जो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, पीपी, मैं प्राइमरी से नाम दे रहा हूँ इसे, इसमें आपका आ जाता है SO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपके पास NO2 आ सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये वो सारे प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं। इसमें आपका फॉग वगैरह या मैं कह सकता हूँ स्मॉग वगैरह भी आ सकता है जो डायरेक्टली सोर्स से निकलता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपका जो बनता है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट से इसका बनना होता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक जो प्रदूषक होते हैं, जब ये प्राथमिक प्रदूषक किसी अन्य से मिलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक द्वितीयक प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपके पास द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी अगर ध्यान देंगे, पैन प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट, ये आपके पास जो वायुओं से निकलने वाली गैस होती है, ये भी आपका जो है कॉम्बिनेशन से बनती है। साथ ही साथ में आप ध्यान देंगे ओजोन के बारे में, ये ओजोन O3 होती है। तो यानी जो O2 होता है ये जब O के साथ मिलेगा तो O3 का फॉर्मेशन होता है, यानी ये किसी और के साथ मिलकर बनता है। इसी टाइप से जब आपके पास फॉग और जब आपके पास स्मोक मिलता है, यानी कोहरा और जब धुआं आपस में मिलेंगे, इन दोनों से मिला के बनता है स्मॉग। इसलिए ये आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक के अंदर आ जाता है। प्राइमरी प्रदूषक में आपने जाना कि जो डायरेक्टली सोर्स से रिलीज होते हैं, और इसका जो ऑप्शन बनेगा आपके पास SO2 NO2, ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आना चाहिए आपको। सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होते हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट किरण भी बोला जाता है, और आप जानते होंगे यार कि जो यूवी रेज होते हैं उन्हें ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है, यानी उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पे इससे अगर वो हमारे अर्थ पे आ जाए तो इसमें स्किन डिजीज वगैरह हो जाते हैं, त्वचीय कैंसर रोग जिसे कह सकते हैं। बाकी आपका जैसे संगमरमर वगैरह है, यानी ताजमहल में जो पत्थर लगा हुआ है वो भी आपका धुंधला पड़ रहा है। बाकी इससे जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं वो भी जो है इसमें प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अगर अर्थ पे आना स्टार्ट कर दें। जैव विघटित प्रदूषण, जैव विघटित बोले तो बायोडिकम्पोजर आप जानते होंगे, और जो आपके पास बैक्टीरिया होता है और फंगस होता है, बैक्टीरिया और जो फंगी होती है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे था कि भैया बायोडिकम्पोजर कौन है, यानी बैक्टीरिया फंगी ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे वो डिकम्पोज उस चीज़ को कर सकते हैं, अपघटन जिसका हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, वाहित जो जल होगा, ये जल नहीं होगा, ये मल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सीवेज होता है, तो इसको बेसिकली डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया फंगी करेगा। जैव विघटित प्रदूषण ये हो सकता है भाई। बाकी देखो प्लास्टिक में तो भैया बैक्टीरिया नहीं काटेगा, उसको फंगस नहीं लग सकती। इसी टाइप से एस्बेस्टस ये आपका बेसिकली काम आता है किसमें, आपके जो सीमेंट वगैरह होता है उसको बनाने के ये काम आता है। और बाकी मरकरी भी आप जान सकते हैं यार, मरकरी में भी आपका जो है बैक्टीरिया फंगस नहीं लग सकता है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। देखिए अब इससे आपको क्या सीखना है, अब इससे आपको ये सीखना है कि मेरे पास जैव प्रदूषक कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी बायोडिकम्पोजर कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप जैसे लूसेंट से पढ़ते हैं या किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है आपको टच करना है, इसको समझना है कि इसमें क्या चीज़ें आगे और आ सकती हैं। बाकी आपको यहाँ पे बताया गया है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो ओजोन किस चीज़ से बचाती है, तो आप जानते होंगे कि भैया जो ओजोन है हमारे पास, ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, यूवी रेज, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ये इससे बचाती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ये बेसिकली पाया जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। बाकी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे गामा रेज हो जाती हैं, ये गामा रेज आपका जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है, यानी मैं कह सकता हूँ जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। एक्स किरणें, आप जब कभी भैया किसी में बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके लिए हम एक्स किरणें यूज़ करते हैं, यानी फ्रैक्चर वगैरह के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। यानी जब हड्डियाँ टूट जाती है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इन्फ्रारेड जो आपने देखा होगा, जो हमारे पास रिमोट होते हैं उनसे जो निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, वो आती हैं आपके इंफ्रारेड किरण के अंदर। और अक्सर कभी पूछा जाता है, जैसे हमारे पास जब टेम्परेचर हाई होता है, यानी आपका मैं कह सकता हूँ समर टाइम में, तो उस समय जो निचला वाला पॉइंट होता है, यानी नीचे होता है, ठीक है, तल पे बोलो, प्लेन पे बोलो, अर्थ के सरफेस पे बोलो, वहाँ पे जो निकलने वाली रेज होती हैं वो आपकी इंफ्रारेड होती हैं। तो ये बेसिकली जो 4 क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको बताया है, ये डिट्टो एग्जाम में पूछा जाता है यार। अल्फा किरण कहाँ पे यूज़ की जाती है, या फिर आपका इसी टाइप से एक्सरे किरण कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी टाइप से आपके पास रेडियो भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो भैया ये लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं। लंबी दूरी, जैसे आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है कि भैया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आपका रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो है आज के इस वीडियो लेक्चर से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। बस मेरा मेन फोकस ये है कि आपका टाइम बचे, छोटा वीडियो हो और इन्फॉर्मेटिव हो, जहाँ पे आप जो है 15-20 मिनट में क्वेश्चन देखो और आपके दिमाग में रहे कि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओ। और अंत में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यार, कि अपनी पढ़ाई को ज़रूर फोकस करें। बाकी आप हमेशा कुछ ना कुछ काम जो भी कर रहे हैं आप उन कामों को करते रहिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। थोड़ा सा ना थोड़ा समय अपनी पढ़ाई को जरूर निकालें। दिन भर आप कहीं भी व्यस्त हैं, लेकिन रात को एटलीस्ट 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकालें। मॉर्निंग अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे जल्दी उठें, सो दैट कि आप उस डे को अपना फील कर पाओ पढ़ाई से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस सेशन आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।